हेलो बच्चों, आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर मुस्कान शर्मा एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टाइनी जीन्स। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सेल क्या होती है। जो बेसिक डेफिनेशन हम क्लास 9th 10th इवन 6th 7th से सेल की पढ़ते आए हैं वो होती है दैट सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसके अलावा हम बोलते हैं दैट सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इसीलिए है क्योंकि सेल हमारी लाइफ की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। स्ट्रक्चरल यूनिट हम इसीलिए बोलते हैं सेल को क्योंकि सेल बॉडी की बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करती है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर है तो उसकी बॉडी तो बनी ही एक सेल से है, लेकिन अगर कोई मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है तो उसकी बॉडी में सेल सेम वैसा ही काम करेगी जैसे एक ईंट का एक ब्रिक का काम होता है एक बिल्डिंग के अंदर। ठीक है। और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इसीलिए बोला जाता है क्योंकि जितनी भी वाइटल एक्टिविटीज होती हैं वो सारी सेल परफॉर्म करती है। ठीक है। बिकॉज इट परफॉर्म ऑल वाइटल एक्टिविटीज विच आर असेंशियल फॉर लाइफ। इसीलिए सेल को हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। दूसरी चीज, कोई भी चीज विच इज लेस देन अ सेल वो सरवाइव नहीं कर सकती है। ये चीज हमें याद रखनी है। ठीक है। दैट एनीथिंग less than a cell cannot exist independently। ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है हमारे वायरस का, वो भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता क्योंकि वो एक कंप्लीट सेल नहीं है। ठीक है। तो अगली चीज हमारे पास आती है सेल की डिस्कवरी के बारे में। डिस्कवरी ऑफ सेल। अगर हम सेल की डिस्कवरी के बारे में बात करें तो सबसे पहली चीज, सबसे पहले जिनका नाम आता है वो है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक जिन्होंने पहली सेल को डिस्कवर किया था और ये सेल टर्म को कॉइन किया था। सो दे डिस्कवर्ड एंड नेम्ड द सेल इन 1665। इन्होंने डेड सेल को स्टडी किया था। स्टडी मतलब सबसे पहले इन्होंने देखा था एक डेड सेल को, कोट की सेल थी। उसमें उन्होंने देखा कि जैसे हनी कोम का स्ट्रक्चर होता है मधुमक्खी के छत्ते का, उसमें जैसे छोटे छोटे सेल्स रूम्स बने हुए होते हैं, सेम उसी टाइप का स्ट्रक्चर था। तो उन्होंने उसको बोला लिटिल रूम। जब उस लिटिल रूम को लेटेनाइज किया तो निकल के आया टर्म सेल, तो उसको नाम दिया गया सेल का। उसके बाद पहली लिविंग सेल जो थी वो डिस्कवर की थी एंटोन वोन ल्यूवेनहोक। एंटोन वोन ल्यूवेनहोक थे जिन्होंने पहली सेल को देखा था और डिस्कवर किया था। फर्स्ट लिविंग सेल इन 1674। उसके बाद डिस्कवरी हुई न्यूक्लियस की, जो कि की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन जिन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन 1831। देन वी हैव परकिंजे जिन्होंने टर्म की थी कॉइन प्रोटोप्लाज्म इन 1839। एंड उसके बाद डिस्कवरी हुई थी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। इन ईयर 1940। तो ये कुछ डिस्कवरी थी इन द फील्ड ऑफ सेल। ठीक है।
इसके बाद हमारे पास बात आती है सेल थियोरी की। सेल थियोरी के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग चीजें स्टडी की और अलग अलग चीजें बोली भी। जैसे कि सबसे पहले आए हमारे पास स्किल्डन, जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। अब बॉटनिस्ट है तो इनका काम था प्लांट्स को स्टडी करना। तो इन्होंने बहुत सारे प्लांट्स को स्टडी किया और उन बहुत सारे प्लांट्स को स्टडी करने के बाद इन्होंने एक कंक्लूजन दिया कि जो प्लांट्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, जो कि प्लांट के अंदर अलग अलग टाइप के टिश्यू बनाने का काम करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने 1838 में इन्होंने बहुत सारे प्लांट्स को एग्जामिन किया, जिसके बाद इन्होंने बोला दैट प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। प्लांट्स जो है वो सेल से बने होते हैं। उसके बाद आए शॉन, थियोडोर शॉन जिनको हम बोलते हैं। अगेन ये भी एक जर्मन जूलॉजिस्ट थे। 1839 में इन्होंने अपनी स्टडी के बारे में बताया। इन्होंने एनिमल सेल्स को स्टडी किया पहले, और इन्होंने एनिमल सेल को स्टडी करके बोला कि हर एनिमल सेल के अराउंड एक यूनिक कवरिंग देखने को मिलती है, एक कवरिंग देखने को मिलती है जिसको कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बाद में नाम दिया गया। ठीक है, उन्होंने देखा कि एनिमल सेल के चारों तरफ देयर इज अ थिन आउटर लेयर, जिसको कि बाद में नाम दिया गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। उसके बाद इन्होंने स्टडी किया बहुत सारी प्लांट सेल्स को, और प्लांट सेल के अंदर इनको एक यूनिक कैरेक्टर देखने को मिला जो कि था सेल वॉल, क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। तो ये चीज प्लांट सेल को एनिमल सेल से डिफरेंट बना रही थी, क्या? प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। अब इस स्टडी के बेसिस पे इन्होंने एक कंक्लूजन और दिया कि जितने भी एनिमल्स हैं और जितने भी प्लांट्स हैं वो सब सेल से बने हैं और वो सेल की ही प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इन्होंने कंक्लूजन दिया दैट एनिमल्स एंड प्लांट्स are made up of cells and are product of cells। ठीक है, ये कंक्लूजन दिया इन्होंने अपनी स्टडी के बेसिस पे। इसके बाद इन्होंने एक सेल थ्योरी प्रपोज की इसी के बेसिस पे कि एनिमल्स और प्लांट्स जो है वो सब सेल से बने हैं, सेल के प्रोडक्ट है। ठीक है, स्किल्डन और शॉन दोनों ने मिलकर। लेकिन अब क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि एनिमल्स भी सेल से बने हैं और प्लांट्स भी सेल से बने हैं, लेकिन सेल कहाँ से आई है? ठीक है, सेल कहाँ से आई? दोनों चीज सेल से बनी है, लेकिन सेल आई कहाँ से? तो इस क्वेश्चन का आंसर देते हुए रडोल्फ विरशाओ ने सेल थ्योरी को कंप्लीट किया इन ईयर 1855। इन्होंने बोला ओमनिस सेलुला ई सेलुला, which means all cells arise from pre-existing cells। ठीक है, तो इसके बेसिस पे, इन तीनों ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे जो सेल थ्योरी हमारी निकल कर आई वो थी that all living organisms are composed of cells and are product of cells। पहली चीज। और दूसरी चीज थी कि all cells arise from pre-existing cells।
ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये थी हमारी कंप्लीट सेल थियरी। अब अगली चीज जो हमारे पास आती है वो है शेप्स एंड साइजेस ऑफ सेल्स, वैरायटी ऑफ सेल्स। सबसे पहले अगर सेल की शेप्स के बारे में हम बात करें, इट कैन बी डिस्क लाइक और polygonal in shape, spherical, oval, columnar, cuboidal, thread like और irregular। यानी कि कैसी भी शेप हो सकती है सेल की, जो कि डिपेंड करती है उसके फंक्शन के ऊपर कि उसका फंक्शन क्या है। और अगर हम बात करें सेल के साइजेस के बारे में, तो जो सेल के साइजेस होते हैं वो भी वेरी करते हैं डिपेंडिंग अपॉन इट्स फंक्शन। जैसे अगर हम बात करें सबसे छोटी सेल की, विच इज माइकोप्लाज्मा, इसका साइज होता है 0.3 micrometers. Then we have bacteria, जिसका साइज है 3 to 5 micrometers. Viruses, इनका साइज होता है 0.02 to 0.2 micrometers. PPLO, pleuropneumonia like organisms, जिनका साइज होता है about 0.1 micrometers. ह्यूमन आरबीसी का साइज होता है about 7 micrometers. जो कि अगेन एक यूकैरियोटिक सेल है। तो अगर मैं यूकैरियोटिक सेल की बात करूं, तो size of an eukaryotic cell can range between 10 to 20 micrometers। ठीक है। इसके बाद अगर हम सबसे बड़ी सेल की बात करें, then it's ostrich cell। और अगर हम बात करें लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी की, ह्यूमन बॉडी में जो लार्जेस्ट सेल होती है वो होता है ओवम। लॉन्गेस्ट सेल जो होती है ह्यूमन बॉडी की वो होती है न्यूरॉन, जिसको हम नर्व सेल बोलते हैं। एंड द स्मॉलेस्ट सेल, इट इज स्पर्मेटोजोआ, या फिर हम बोल सकते हैं स्पर्म। तो ये कुछ वैरायटी देखने को मिलती है हमें इन केस ऑफ शेप्स एंड साइजेस ऑफ सेल्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ सेल्स। सेल्स को मेनली हम दो टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियाई मेनली। सो एक है हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरी है यूकैरियोटिक सेल। कैरियोट की अगर हम बात करें, कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस। प्रो दैट इज प्रिमिटिव, प्रिमिटिव। तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं इनके अंदर हमें एक प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस देखने को मिलता है, यानी कि एक ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। लेकिन यूकैरियोट्स में यू स्टैंड्स फॉर ट्रू, यूकैरियोट्स के अंदर एक ट्रू न्यूक्लियस देखने को मिलता है। तो ये प्रिमिटिव और ट्रू न्यूक्लियस का मतलब क्या है? ट्रू न्यूक्लियस जहाँ पे हमें
एक प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियर स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है न्यूक्लियस का। जो हमारा डीएनए है, न्यूक्लियर मटेरियल है, वो प्रॉपरली एक न्यूक्लियर एनवेलप में पैक्ड है, वो हमारा ट्रू न्यूक्लियस है। लेकिन अगर इस तरीके की कोई हमें एनवेलप देखने को ना मिले जो न्यूक्लियर मटेरियल है फ्रीली साइटोप्लाज्म में अगर लाई करता हो, तो उसको हम प्रोकैरियोटिक सेल के केस में हमें देखने को मिलता है, जिसे हम प्रिमिटिव न्यूक्लियस बोलते हैं। तो अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल की, तो यहाँ पे हमें कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलता है। नो वेल डिफाइंड एंड membrane bound nucleus is present। बट वहीं अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल की, तो इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? वेल डिफाइंड एंड membrane bound nucleus। इसके अलावा और भी हमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, जो कि है प्रोकैरियोटिक सेल में बाकी की भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली प्रेजेंट नहीं होती है। मेम्ब्रेन बाउंड cell organelles are absent which are present in the eukaryotic cell। So membrane bound cell organelles are present। एक सिमिलैरिटी जो दोनों में देखने को मिलती है, दोनों में राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। उसमें भी डिफरेंस ये है कि प्रोकैरियोट्स के अंदर 70s राइबोसोम होते हैं और यूकैरियोट्स के अंदर वी हैव 80s राइबोसोम। सो ये थे कुछ बेसिक डिफरेंसेस जो कि हमें प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में देखने को मिलते हैं। सो आज की क्लास में हमने पढ़ा जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट द सेल्स। नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द structure and functions of prokaryotic cell। So that's it for today.